हेलो एवरीवन। आज हम जुलाई 2018 इकोनॉमिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी 1 से लेकर 26 या 25 तक के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया था। तो उसके आगे जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज हम उनको इस वीडियो में करेंगे। ये मेरा नाम, ये ऐसे ए लिख गया है गलती से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इनकम टैक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो इनकम टैक्स बेस्ड होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे, यानी कि जितने लोगों की जैसी एबिलिटी होगी उस हिसाब से टैक्स को पे करना पड़ेगा, यानी कि जिस तरह से इनकम उस प्रकार से टैक्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इंप्रूवमेंट इफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट। तो कौन सा मेथड हमें हेल्प करता है वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए जब एक्सटर्नलिटीज़ वहाँ पे होती है? तो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई ना कोई बाह्यता एग्जिस्ट होती है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे हो पाएगा? अब बाह्यता में कौन कौन सी बाह्यता है? रेगुलेशन। तो अगर रेगुलेशन अच्छा नहीं है तो ये भी एक्सटर्नलिटीज़ को जनरेट करती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। अब एक्सटर्नलिटीज़ दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक से हमारे सोसाइटी को अच्छा होता है और एक से सोसाइटी के लिए ख़राब होता है। तो रेगुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट ख़राब होगा। अगर प्रॉपर्टी राइट्स अगर अच्छे से असाइनिंग नहीं होगी तो भी होगा। और प्यूवियन टैक्स भी एक्सटर्निटी को क्रिएट करता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज एग्जाम्पल और इट हिंडर्स द वेलफेयर इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट इन अ गवर्नमेंट बजट। तो कैपिटल रिसीट, अगर हम कोई भी बजट देखते हैं तो बजट दो तरह के होते हैं, जिसमें अलग अलग बजट में कैपिटल बजट, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू बजट, जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू के भी दो टाइप होते हैं। एक तो रिसीट, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ कहाँ रेवेन्यू को बांटना है। और कैपिटल में भी दो तरह की होती है, कहाँ से एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ से मिलने वाला है। तो इसमें हमें बताना है कि गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट क्या होगा। तो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि जब क्या इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टीज। अगर गवर्नमेंट किसी अदर पार्टीज को लोन दी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो कैपिटल रिसीट है? तो जी नहीं, ये कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। अगर हम बात करें कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो कैपिटल का मतलब होता है कि उस पैसे से कोई और कैपिटल को जनरेट किया जा सके, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है कि हमें पैसे उससे आ रहे हैं लेकिन हम उसको पैसे को किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जिससे पैसे जनरेट हो सकें। तो इस वजह से ये दो तरीके से बांटा गया था। अगर गवर्नमेंट को अलग पार्टी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसका रेवेन्यू है, ना कि वो किसी इन्वेस्ट कर रहा है उसको। डिविडेंड ऑन अ प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो सेम चीज़, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया है उसमें डिविडेंड या प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी इसका रेवेन्यू होगा। अगर बोरो कर रहा है गवर्नमेंट तो रेवेन्यू रिसीट में कोई गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती, ये एक इम्पॉर्टेंट है टर्म। लेकिन कैपिटल रिसीट में लायबिलिटीज़ होती है कि उसको पूरा ही करना है, देना ही देना है। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बोरो कर रही है कोई भी चीज़ को पब्लिक से गवर्नमेंट, तो पब्लिक को पैसे देने की लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की बनती है, तो वो कैपिटल रिसीट होगा गवर्नमेंट के बजट का। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स ये रेवेन्यू रिसीट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके हिंदी में यहाँ पे है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। तो एक्सटर्नलिटीज़ को हटाने के लिए कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है? क्या हम फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे? क्या हम रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली को रेगुलेट करेंगे? क्या हम मार्केट को फ्री छोड़ देंगे? या हम एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को लगाएंगे? तो अगर कभी भी हमारा मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो फिजिकल पॉलिसी ही है, जिसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को लगाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, क्योंकि हमें मोस्ट इफ़ेक्टिव पूछा था। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी भी होगा, लेकिन हमें कोई एक बेस्ट ऑप्शन लेना था, तो पहला सही है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैसे होता है? तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तब हम बोलेंगे जब हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं कि ये सोशल एडवांटेज है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, हमारी अचीव हो गई। तो टोटल नहीं, मार्जिनल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा।
स्टैट्यूटरी इंसिडेंट ऑफ टैक्सेस किससे डील करता है? तो इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेस कई तरीके के होते हैं। अब हमें बताना है कि स्टैट्यूटरी टैक्सेस किसे डील करता है। तो अगर हम इसको देखें तो दो तरह के टैक्स इंसिडेंट होते हैं। इसको मैं एक बार समझा देती हूँ कि टैक्स इंसिडेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैट्यूटरी और दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक इंसिडेंट। अब स्टैट्यूटरी क्या होता है? ये रिफर्स टू whom is a legally responsible for transmitting tax to the government, यानी कि ये लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इकोनॉमिक इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि ये ऐसे मैनर को रिफर्स करता है जिसमें इनकम रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मार्केट प्लेस में टैक्स के रूप में, यानी कि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स के फॉर्म में। तो ये दोनों तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो स्टैट्यूटरी इसको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी को हम बोलेंगे कि अ पर्सन इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे लीगल टर्म आ जाएगा उसको हम स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का नाम देंगे। अब इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट थे, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। तो एक होता है फिलिप कर्व किस पे बेस्ड होता है? स्टैटिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे। और ये किस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म, और साथ ही साथ ये इन्वर्स रिलेशन बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। उसके बाद फ्रीडमैन देते हैं एक्सपेक्टेड ऑगमेंटिंग फिलिप कर्व। ये एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है और साथ ही साथ ये लॉन्ग रन की भी बात करता है। तो करेक्ट क्या है इसमें? ये लॉन्ग रन में ही होता है, ओनली इन लॉन्ग रन, जबकि फिलिप कर्व शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा सही हो गया। अब नॉन एक्सक्लरेटिंग नैरो का कंसेप्ट, नैरो मीन्स क्या होता है? यही एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप कर्व को हम नैरो भी बोलते हैं। तो नैरो में ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर विच द चांस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ज़ीरो। तो जब हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ज़ीरो चांस में होता है तो उसको हम नैरो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यू किंजियन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन प्राइस एंड वेज स्टिकनेस। तो प्राइस एंड वेज स्टिकनेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मेन्यू कास्ट लिया, स्टैगर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया और बिहेवियर बेस्ड बाउंड्री रेशनैलिटी को भी लिया। तो ऑप्शन नंबर ये चारों सही है अकॉर्डिंग टू द न्यू किंजियन। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये इसमें हमें बताना है कि क्या करेक्ट था। तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी जो करेक्ट अभी हमने पढ़ा है वो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। इफेक्टिव डिमांड इन अ मार्केट इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और अ सर्विस विच अकर व्हेन परचेज आर कंस्ट्रेंट इन अ डिफरेंट मार्केट। तो क्या इफेक्टिव डिमांड मार्केट में तब होता है जब परचेज कंस्ट्रेंट होती है अलग अलग मार्केट में, तो ये हमारा सही इफेक्टिव डिमांड तभी होगा। फिर नोटेशनल डिमांड क्या होता है? डिमांड दैट अकर व्हेन परचेज इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एनी मार्केट। तो जब किसी एक मार्केट में ही परचेज नहीं हम करते हैं उसको हम नोटेशनल डिमांड कहते हैं। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि बिजनेस साइकिल फिनोमेना। तो यही है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए। तो बिजनेस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना, बाकी ये अनएम्प्लॉयमेंट ये सब अलग अलग, ये न्यू किंजियन का है वेज प्राइस रिजिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हम इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ते हैं कि किसने कौन से थॉट्स दिए, क्या दिया, तब हमें पता चलता है कि क्या क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसके किसके थे। तो मैंने इकोनॉमिक थॉट से वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में।
विच ऑफ फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल एज्यूम न्यूट्रल टेक्निकल प्रोसेस। तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोसेस किसने एज्यूम किया है? तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोसेस हैरट मॉडल में भी एज्यूम किया गया है और साथ ही साथ सोलो मॉडल में भी एज्यूम किया गया है। और मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपने ये सब मॉडल पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये इसके हिंदी में है, तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर हिंदी में जो बच्चे हैं वो एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। In an economy, the growth deflator is founded to be 100 for a current year and GDP is registered annually 15% same year. तो growth rate of real GDP, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो रियल GDP का ग्रोथ इक्वल होता है नेशनल, यानी कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि रियल GDP ग्रोथ इक्वल टू नॉमिनल GDP ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। अगर हम GDP यानी कि डिफ्लेशन हमें दिया हुआ है, GDP डिफ्लेटर हमें दिया हुआ है, GDP डिफ्लेटर का 110 और हमें इन्फ्लेशन कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है हमें इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें दिया हुआ है 10%। अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक दिया हुआ है रियल GDP, हमें रियल GDP ही निकालनी है। तो रियल GDP क्या हो जाएगा? द ग्रोथ रेट ऑफ ये 15% है, तो ये 15% माइनस 10%। और एक सेकेंड, ये 10% आया कैसे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो GDP डिफ्लेटर हमेशा 100 पे काम करता है, लेकिन 100% पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे GDP डिफ्लेटर कितना दिया हुआ है? 110%। तो इन जब दोनों को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है कितना? 10%। यानी 10% क्या हुआ है? इन्फ्लेशन था। तो इन्फ्लेशन हमारा 10% हो गया। बाकी हमें नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट दिया हुआ है 15%, तो रियल GDP हमने निकाल लिया यहाँ पे 15 माइनस 10 यानी कि 5% हमारा रियल GDP ग्रोथ है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखिए रियल GDP का मतलब क्या होता है? नॉमिनल GDP माइनस इन्फ्लेशन। जब हम रियल में से नॉमिनल GDP में से इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो रियल GDP मिल जाता है। तो हमने क्या किया, जो हमें डायरेक्टली नहीं दिया था इन्फ्लेशन, हमें डिफ्लेटर के टर्म्स में दिया था, तो हम इसी से क्या निकाल लेंगे? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें GDP डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का तरीका है, तो GDP डिफ्लेटर हम 100% पे कैलकुलेट करते हैं और उसका हमें दिया हुआ है 110, तो 110 माइनस 100 कर दिया तो हमें मिल गया 10%। यानी इन्फ्लेशन 10% था इकॉनमी में और हमारा जो एक्चुअल एनुअल GDP था वो हमें 15% दिया था। तो इस तरह से हमने रियल GDP को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो 5% हमारा ऑप्शन था। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन ISLM मॉडल। तो ISLM मॉडल में इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है? तो इक्विलिब्रियम का नेचर हमेशा स्टॉक एंड फ्लो इक्विलिब्रियम होता है ISLM मॉडल के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक एंड फ्लो इक्विलिब्रियम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सेकंड सही हो जाएगा। अब हमें क्या है दिया हुआ है? इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC हमें दिया हुआ है 0.1 और मार्जिनल इंपोर्ट है ना, ये MPI हमें 0.1 दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दिया हुआ है 0.7। तो हमें क्या निकालना है? इनकम मल्टीप्लायर। तो एक फार्मूला है, या अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। मल्टीप्लायर का फार्मूला एक होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPI। अब हम इसी फार्मूले पे रख देंगे, हमें इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो चलिए हम रख देते हैं इसको इस फार्मूले पे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ सॉल्व। तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.7 और प्लस कर देंगे 0.1 से। अब 1/0.7 को माइनस करेंगे 1 से तो वो 0.3 और प्लस 0.1, इसको मैं इधर कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे कर दे रही हूँ, यहाँ पे जगह है। तो K इज इक्वल टू 1/0.4 और जब हम इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा? 10/4। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1.25। तो हमारा मिल गया 2.5, ये हमें मिल गया। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंसी इन द वेज शेयर इन अ नेशनल इनकम विच वुड कम
अबाउट ओनली व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा कंसिस्टेंसी है वेज शेयर के लिए और नेशनल इनकम और इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन क्या होगा। तो न्यू क्लासिकल में इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन निकालने का तरीका है, आई होप आपने ये कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमने 5% निकाला, स्टॉक एंड फ्लो यहाँ पे 0.2%। अब इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर जो हिग्स ने डेवलप किया था उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर अपॉन कैपिटल अपॉन लेबर और अपॉन ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अपॉन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव अगर कंडीशन होती है तो उसमें इसका रेंज कहाँ तक जाता है, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल वेज अपॉन इसके इक्वल होता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये रेंज हमारा इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन की रेंज जाती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है। अगर हमें कुछ डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन देखना हो तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब कि सब्सटीट्यूशन लेबर और कैपिटल के बीच में इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही अगर इसकी वैल्यू 1 के होती है, यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है लेबर एंड कैपिटल के बीच में, तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर मान लीजिए यही सिग्मा एक से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी है लेबर ऑफ सब्सटीट्यूशन के बीच में। तो हाईली इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूबिलिटी वन फैक्टर कैन सब्सटीट्यूट अनदर एट अ लार्जर एक्सटेंट। और जब भी हमारा ये सिग्मा लेस देन 1 हो जाता है, इसका मतलब होता है कि सब्सटीट्यूबिलिटी क्या है, इन इलास्टिक है एक दूसरे के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में। और जब हमारा ये सिग्मा इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट सब्सटीट्यूबिलिटी है दोनों फैक्टर के बीच में। तो यहाँ पे हमारा नेशनल वेज शेयर, नेशनल इनकम, ओनली इलास्टिसिटी, तो जब 1 से इक्वल होगा तभी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 1 के बराबर है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेई मीड मॉडल। तो जेई मीड मॉडल का कौन सा फीचर नहीं है? क्या वो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करते थे? तो येस, परफेक्ट कंपटीशन तो सबका फीचर होता है। दूसरा है इकोनॉमी प्रोड्यूस कंजम्पशन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो येस, 2 तरह के गुड्स इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, ये भी इनका मॉडल में बताया है उन्होंने। परफेक्ट सब्सटीट्यूबिलिटी पॉसिबल है दोनों कैपिटल और कंजम्पशन गुड के बीच में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग। तो ये गलत है, ये इन दोनों के बीच में एग्जामिन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें कुछ प्रोडक्शन फंक्शन दिए हुए हैं टेक्निकली, हमें बताना है कि एटी क्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक तरीका देखिए। अब जहाँ भी एटी लगा होगा, जिसके साथ लेबर के साथ लगा होगा, यानी कि लेबर ऑगुमेंटिंग है। यहाँ पे किसके साथ? कैपिटल और लेबर दोनों ऑगुमेंटिंग है। और यहाँ पे कैपिटल लेबर ये सारे ऑगुमेंटिंग हैं। तो ये हम कैसे डिफाइन, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल के साथ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ऑगुमेंटिंग है। यहाँ लेबर के साथ था तो यहाँ पे लेबर ऑगुमेंटिंग था। 1 मिनट, अगर आप लोगों को ठीक से ना समझ में आया हो तो मैं एक बार इरेज करके दिखाती हूँ। हमारा ऑप्शन इसमें ये करेक्ट था। देखिए, ए टी किसके साथ लगा हुआ है? जहाँ भी टेक्निकल प्रोग्रेस की जिसके साथ लगा होगा, यहाँ पे कैपिटल लेबर के साथ लगा होगा ना, तो ये लेबर ऑगुमेंटिंग कहलाएगा। यहाँ पे ए टी किसके साथ लगा हुआ है? सिर्फ कैपिटल के साथ लगा हुआ है, तो ये कैपिटल ऑगुमेंटिंग कहलाएगा। और यहाँ पे ए टी इन दोनों के साथ लगा हुआ है आगे, तो ये क्या कहलाएगा? बोथ आर ऑगुमेंटिंग। ये तरीका है जिसके साथ जो लगा होगा। तो अब हमें बताना है कि लेबर ऑगुमेंटिंग टेक्नोलॉजी किस में है, लेबर ऑगुमेंटिंग किस में है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 ही करेक्ट हो जाएगा।
अगर कैपिटल पूछा होता तो दूसरा सही होता। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अबाउट AK मॉडल, तो AK मॉडल के से रिलेटेड मैंने बहुत बार पीछे कराया है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, Y क्या है, A क्या है, K क्या है और स्टूडेंट क्या फॉल्स है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि AK मॉडल डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात नहीं करते हैं। ये एक एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी है, ये तो सही है। ये मॉडल एज्यूम करता है इंक्रीजिंग इन फिजिकल स्टॉक शिफ्ट एंड प्रोडक्शन अपवर्ड, तो ये भी सही है, अपवर्ड करता है। लेकिन ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैपिटल नहीं करता है और यही फॉल्स हो गया, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। हमने ये इसमें क्या विशेषता नहीं है ये भी हमने देखा, ये D नहीं था, इसमें ये केवल A था और ये हमारा हास्यमान प्रतिफल को नहीं मानता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टू होल्ड गुड्स, तो गुड्स को होल्ड करने का एब्सोल्यूट कन्वर्जन का कौन सा फीचर करेक्ट नहीं है। तो हमारा फीचर करेक्ट नहीं है वो है सेम कैपिटल लेबर रेशियो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो कन्वर्जन के दो टाइप होते हैं न्यू क्लासिकल ग्रोथ में। तो कन्वर्जन के दो टाइप होते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ लिख के। एक तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन जिसकी बात यहाँ पे पूछा गया है, और एक होता है कंडीशनल कन्वर्जन। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन में क्या क्या आता है, ये सेम लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सेम सेविंग प्रोपेंसिटी, सेम टेक्नोलॉजी, यहाँ पे यानी कि सेम क्या क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए इसमें एब्सोल्यूट में पॉपुलेशन ग्रोथ सेम होना चाहिए, साथ ही साथ सेविंग प्रोपेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, सेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो इसमें डिफरेंट होना चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कैपिटल लेबर रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। तो कैपिटल लेबर रेशियो विल बी converge to the same growth rate। ये तो था हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब हम आते हैं अपने कंडीशनल कन्वर्जेंस में। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस में क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है क्या क्या, जो इसमें सेम था ये इसमें डिफरेंस होता है। सेविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, सेविंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, कैपिटल एंड लेबर रेशियो डिफरेंट होता है, सेम ग्रोथ रेट होता है बट नेसेसरी नहीं होती है, यानी कि सेम ग्रोथ रेट होती है लेकिन ये भी नेसेसरी नहीं होती है, नॉट नेसेसरी इन कन्वर्जेंस, इन कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो नॉट नेसेसरी, और से यहाँ पे सेम कैपिटल लेबर रेशियो होता है, सेम कैपिटल लेबर रेशियो, जबकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में ये दोनों डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये दोनों कन्वर्जेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोलो ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ। तो सोलो ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग जो आउटपुट का पर कैपिटा है वो फंक्शन होता है कैपिटल और लेबर रेशियो का, कैपिटल एंड लेबर रेशियो का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूजनबरी वॉज द ओपिनियन एंड लेस डेवलप कंट्रीज सीरियस एडवर्स इफेक्ट। तो इन्होंने क्या एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिया था, तो ये कितनी बार मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है इनका, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और लेमेंस्टीन इज़ अ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्रेट ट्रीटेड पॉपुलेशन एज अ फैक्टर। तो इन्होंने हमेशा पॉपुलेशन को इनकम डिप्रेसिंग माना है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।